गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में अध्याय 1 आधुनिक यूरोप का उदय इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम यूरोप में आधुनिकता कैसे आई उसे पढ़ेंगे और आधुनिकता के आने से यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा, उसके आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में और बहुत सी बातें जो हैं इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। यूरोप में इस आधुनिकता के आने से लोगों के विचार, उनके रहन सहन में क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। बच्चों, इतिहास मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप और घटनाओं का एक निरंतर चलने वाला क्रम है। इसलिए जानकारी, समझ, अध्ययन और अध्यापन आदि की सरलता के लिए इतिहासकारों ने विश्व के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। विश्व के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार से हैं। पहला होता है प्राचीन काल, जिसमें प्राचीन काल में हम आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आदि मानव के बारे में भी हमको जानना जरूरी था, क्योंकि आज हमारा जो रहन सहन है वो पुराने समय में कैसा था। क्या हम पहले के अभी हमारा जो रहन सहन, खान पान, पहनावा जो है, क्या पहले भी इसी प्रकार का था। इसलिए हमको हमारा इतिहास जानना जरूरी है। तो प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक था। इसलिए इतिहास को 3 काल में विभाजित किया गया है। प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल। तो मध्यकाल जो राजा महाराजाओं के समय का था, है ना, वो हो गया मध्यकाल। तीसरा है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो है अभी के समय को कहा जाता है। 1900 के बाद का जो भी समय है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो आधुनिक काल आने से लोगों में क्या क्या बदलाव आया, उनके रहन सहन में क्या बदलाव आया, समाज में क्या बदलाव आया, उसको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ये जो पढ़ रहे हैं, पहले तो हमको इतिहास को ही 3 काल में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यह विभाजन विभिन्न देशों में एक निश्चित और लंबी अवधि तक चलने वाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचों में शामिल हो रही नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। ये जो कुछ भी विभाजन हुआ है, ऐसे ही तो विभाजन नहीं किया जा सकता। राजनीति के क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन आए, सामाजिक क्षेत्र में कैसा परिवर्तन आया, आर्थिक क्षेत्र में कैसा परिवर्तन आया, धार्मिक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन आया, सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में ही इतिहास को 3 काल में विभाजित किया है। प्राचीन एवं मध्यकाल की चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। अब हम आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन और मध्यकाल के बारे में तो हम लोग कक्षा 6वीं में और 7वीं में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब जो है हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल का अर्थ वे सभी नवीन विचारधाराएं, प्रवृत्तियां और क्रियाकलाप हैं। आधुनिक काल का अर्थ क्या होता है? वे सभी नवीन विचारधाराएं, प्रवृत्तियां और क्रियाकलाप हैं जिन्होंने मानव जीवन को प्राचीन काल एवं मध्यकाल से भिन्न स्वरूप और सामाजिक मूल्य प्रदान किए हैं। ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि आधुनिक काल किसे कहते हैं, आधुनिक काल से आप क्या समझते हैं, आधुनिक काल का क्या अर्थ है, तो आपको यही बताना है कि आधुनिक काल का अर्थ वे सभी नवीन विचारधाराएं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि उसको प्राचीन काल और मध्यकाल यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि वह नवीन विचारधारा, क्योंकि इसमें नए नए लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आया। पुराने विचारधारा जो थी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। तो नवीन विचारधाराएं, प्रवृत्तियाँ और क्रियाकलाप हैं जिन्होंने मानव जीवन को प्राचीन काल और मध्यकाल से भिन्न स्वरूप और सामाजिक मूल्य प्रदान किया। उनसे अलग जो है स्वरूप और सामाजिक मूल्य प्रदान किया, इसलिए आधुनिक काल जो है वो इनसे अलग है ना। आधुनिक काल की अब देखिए विशेषताएं। आधुनिक काल की विशेषताएं क्या क्या बताया जा रहा है? आधुनिक काल की विशेषताएं हैं, सबसे पहले है तर्क एवं बुद्धिवाद। तर्क एवं बुद्धिवाद। तर्क क्या होता है? जब हम कोई बात करते हैं एक दूसरे से तो उसको प्रमाणित करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर कैसे बताया जा रहा है, इस युग में व्यक्ति किसी तथ्य को तब स्वीकार करता है। कोई बात को हम कब मानते हैं,
कोई भी मनुष्य किसी बात को ऐसे ही कोई भी बात को हम कह देंगे तो उसको तो कोई नहीं मानता है ना। तो व्यक्ति जो है वो किसी तथ्य को कब स्वीकार करता है, जब वह उसे तर्क की कसौटी पर प्रमाणित पाता है। मतलब कि जो भी बात है अगर वो प्रमाणित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तभी जो है उसको कोई भी मानेगा। इसके कारण यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ। तर्क एवं ये जो है बुद्धिवाद, इस युग में व्यक्ति किसी तथ्य को तब स्वीकार करता था जब उसे तर्क की कसौटी पर प्रमाणित पाता था। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल करते हो, विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है ना, तो प्रैक्टिकल करते हो और वो जब सिद्ध हो जाता है तो उस चीज़ को मान लेते हो। वैसे ही तर्क की कसौटी पर वही चीज़ को बता रहा है, तर्क की कसौटी पर जब उसको प्रमाणित पाता है, इसके कारण यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ। इसी के कारण से विज्ञान का जो है विकास हुआ है, तर्क एवं बुद्धिवाद, है ना। ये हो गया। दूसरा है मानववाद। मानववाद क्या होता है, देखिए, इस युग में मानव की उन्नति और भौतिक सुखों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। इस युग में मानव की उन्नति और भौतिक सुखों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। भौतिक सुख क्या होता है, हर प्रकार का, किसी के यहाँ गाड़ी है ना, हर ऐसो आराम की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे घर में उपलब्ध हो, ये सारी चीज़ें हैं। पहले जैसे कि हम जो है हाथ का पंखा लेकर के हवा लेते थे, है ना, गर्मी है लग रही है तो हाथ का पंखा पेड़ के नीचे बैठ गए हवा लेने के लिए, ऐसा होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब इलेक्ट्रिक आ गया है, पंखा हो गया है, कूलर हो गया है, एसी हो गया है, ये भौतिक सुख हो गया। तो वैसे ही घर में जितनी भी सुख सुविधा के जो भी साधन होते हैं वो सारी चीज़ें हैं, वो भौतिक सुखों को इसमें ज़्यादा जो है मानव की उन्नति और भौतिक सुखों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। ऐसा माना गया कि मनुष्य की उन्नति करने और उन्नत समाज का निर्माण करने की अपरिमित क्षमता है। मनुष्य में मतलब मनुष्य स्वयं अपना विकास करेगा तो समाज का भी विकास होगा। तो इसलिए यहाँ पर मानववाद में क्या कहा गया है कि मनुष्य में उन्नति करने एवं उन्नत समाज का निर्माण करने की अपरिमित क्षमता है। ये तो सत्य ही है, मनुष्य अगर कोई भी कार्य करेगा तो उसका विकास होगा और समाज का भी विकास होगा, इसलिए उसको अपरिमित क्षमता है। यह आधुनिक काल की विशेषता दूसरे नंबर का हुआ। तीसरे नंबर में आता है नवीन अन्वेषण। आधुनिक काल में भौगोलिक खोजों, विज्ञान की प्रगति, औद्योगिक क्रांति एवं नवीन सामाजिक राजनीतिक विचारधाराओं की शुरुआत हुई। ये भी हुआ, आधुनिक काल जब आया उसमें नवीन अन्वेषण, जैसे कि बहुत से भौगोलिक खोज भी हुए, विज्ञान की प्रगति भी हुई, औद्योगिक क्रांति भी आई, नवीन राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं की भी शुरुआत हुई, है ना। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये बातें अलग अलग महाद्वीपों व देशों में वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों तथा उनमें आ रही परिवर्तनों के आधार पर अलग अलग समय में फैली। उदाहरण के लिए यूरोप में जहाँ 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में के बीच आधुनिक काल का आरंभ हुआ, वहीं भारत में आधुनिक काल का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ। यूरोप में आधुनिक काल जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में आई, और वहीं पर भारत में अगर देखें तो आधुनिक काल का जो उदय है वह 18वीं शताब्दी में हुआ। तो यूरोप महाद्वीप, हम यूरोप महाद्वीप में तो नहीं रहते, हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप। भारत जो है एशिया महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में जो है आधुनिक काल का उदय जो है 18वीं शताब्दी में हुआ। और उसके बाद में इसका मतलब यह है कि संपूर्ण विश्व में आधुनिक काल का उदय एक साथ नहीं हुआ। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण विश्व में आधुनिक काल का उदय एक साथ नहीं हुआ है। विश्व के इस आधुनिक काल का इतिहास जानने के लिए हमें उन तमाम साधनों की जानकारी होना भी जरूरी है जिन्हें हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। अब विश्व का अगर इतिहास हमको जानना है तो हमको जितने भी इतिहास के जितने भी स्रोत हैं उन स्रोतों को जानना भी बहुत ही आवश्यक है। आधुनिक इतिहास की सामग्री हमें न सिर्फ बहुतायत स्रोत से प्राप्त होती है बल्कि इसे प्राप्त करना अधिक आसान भी है। आधुनिक इतिहास की जानकारी जो है हमें बहुत से स्रोत से होती है ना, और इतिहास की सामग्री हमें न सिर्फ बहुत अधिक मात्रा में स्रोत से प्राप्त होती है बल्कि इससे प्राप्त करना भी बहुत ही आसान होता है। आधुनिक काल में सरकारी कामकाज संबंधी जो दस्तावेजों को जो है सुरक्षित रखा जा रहा है,
इस काल में लिखी व छपी पुस्तकें न सिर्फ आसानी से उपलब्ध हैं, अपितु इनमें से कई पुस्तकें पुनः मुद्रित भी होती हैं। इनमें विभिन्न साहित्य जैसे उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृत्तांत आदि शामिल हैं। बहुत सारी जैसे पुस्तकें हैं, उपन्यास, जीवनी हो गया, किसी भी महात्मा की हो गया, कोई महान पुरुष हो गया उसकी जीवनी हो गया, यात्रा वृत्तांत जो भी बाहर से यात्री आते हैं या फिर अपने कोई भी यात्री है वो अपने यात्रा के दौरान उन चीज़ों को जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को देखा रहता है, सामाजिक स्थिति जो भी उसी का वर्णन किया रहता है वो हो गया यात्रा वृत्तांत आदि शामिल होता है। इसके अलावा तत्कालीन समाचार पत्र भी उस समय का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। पुराने समय में तो ये सब चीज़ें सुरक्षित नहीं रखी जाती थी, लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें सुरक्षित रखी जा रही हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है अपने इतिहास को भली भांति जान सके। साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष या अन्य घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है अथवा उसमें भाग भी लिया है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो, जैसे कि आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हो, तो वो भी अपने बड़े बुजुर्गों से देखे होंगे, या फिर जिनके घर में बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो भी देखे होंगे अपनी आँखों से स्वतंत्रता के संघर्ष को या अन्य घटनाओं को, उसमें या तो भाग भी लिए होंगे। तो इससे भी उनको हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इनसे भी आधुनिक इतिहास की अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती है। आधुनिक इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण जो है इस प्रकार से किया जा सकता है। आप देखिए अपने बुक में यहाँ पर एक चार्ट की भांति दिया हुआ है ना। इससे हम आसानी से आधुनिक काल का जो इतिहास है उसको कैसे जानेंगे, इसके लिए इसको बांट दिया गया है। जैसे कि लिखित इतिहास, मौखिक इतिहास, आधुनिक संचार साधन, आधुनिक स्थापत्य, ये पूरा क्रम से बांट दिया गया है। तो इसको समझने में भी बहुत आसानी होगा। आधुनिक जैसे लिखित इतिहास है तो लिखित इतिहास के अंतर्गत देखिए आपका क्या क्या आ जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं लिखित इतिहास में। लिखित मतलब नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि वह चीज़ जो है, वह जो इतिहास है वो लिखित रूप में हमको प्राप्त होगा। जैसे कि विभिन्न साहित्यिक रचनाएँ, जीवनी, संस्मरण, उपन्यास आदि, ये लिखित रूप में है। ये सब हो गया आपका। दूसरा, अब ये शासकीय से संबंधित विभिन्न शासकीय, अशासकीय दस्तावेज, पत्र व्यवहार, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक छपने वाले पत्र पत्रिकाएं, ये सब भी हो गया आपका। तीसरा यहाँ पर धार्मिक साहित्य, विभिन्न धर्म गुरुओं, मीमांसकों एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित साहित्य, ये आपका पूरा जो है लिखित साहित्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है मौखिक इतिहास। मौखिक यानी कि जो ज़बानी हमको किसी के द्वारा सुनने को या फिर जो बता रहे हैं उनसे हमको पता चलता है। इसमें क्या बोल रहा है, आम लोगों के अनुभव, लोक कथाएँ, जनश्रुतियाँ आदि, ये आता है मौखिक इतिहास। जैसे कि व्यक्ति का जो भी अनुभव होता है वो बताता है, अपना जीवन काल में उसने क्या क्या अनुभव किया उसके अनुसार वह बताता है, तो उसका अनुभव ही इतिहास कहलाया। लोक कथाएँ जो प्रचलित होती हैं वो भी आया। लोगों के द्वारा सुनी हुई जो बातें होती हैं एक दूसरे से सुन करके जब वो आदान प्रदान होता है तो वो आता है मौखिक इतिहास के अंतर्गत। आधुनिक संचार साधन, अब आधुनिक संचार साधन में क्या क्या आता है, संचार के साधन बोलने से यहाँ पर ही स्पष्ट हो जा रहा है ना। ये भी आता है आपका इतिहास के स्रोत के अंतर्गत। जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, फिल्में हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, ऑडियो वीडियो कैसेट, इंटरनेट आदि, इनके द्वारा भी हम अपने इतिहास को जानते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका इतिहास का स्रोत आधुनिक संचार के साधन में। अब आता है आपका आधुनिक स्थापत्य। आधुनिक स्थापत्य भी आपके इतिहास के स्रोत के अंतर्गत आता है। आधुनिक स्थापत्य में देखिए क्या क्या आ रहा है। नई दिल्ली का नगर नियोजन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर, ये जो महंत घासीदास संग्रहालय है वो रायपुर में है ना, आदि। तो ये सब आ गया आधुनिक स्थापत्य, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो आधुनिक समय में किया गया है, इसलिए इसको आधुनिक स्थापत्य के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि नई दिल्ली का नगर नियोजन है, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स है, म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम क्योंकि
पहले के समय में, पुराने समय में म्यूज़ियम में क्या रखा जाता है, पुरानी जो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं, है ना, उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, उसी को ही कहते हैं म्यूज़ियम। तो पुराने समय में तो ये सब नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आधुनिक स्थापत्य के अंतर्गत आती है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि आधुनिक काल के इतिहास के जो स्रोत हैं उसको यहाँ पर लिखित इतिहास में, मौखिक इतिहास में, आधुनिक संचार साधन और आधुनिक स्थापत्य इसमें बांटा गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है इसको आसानी से समझा जा सकता है ना। तो ये हो गया आपका इतिहास का स्रोत। और आधुनिक इतिहास के स्रोत का वर्गीकरण जो है इसी प्रकार से किया गया है। इतिहास को जो है 3 काल में विभाजित किया गया था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत को हम इस प्रकार से जान समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इतिहास का स्रोत हुआ। उसके बाद देखिए, इसके साथ ही हमारे वर्तमान जीवन में जुड़ी प्रत्येक वस्तु और उपकरण भी आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो यहाँ पर इतिहास के स्रोत को जो चार्ट के द्वारा बताया जा रहा है, इसके अलावा इसके साथ हमारे वर्तमान जीवन में जुड़ी प्रत्येक वस्तु और उपकरण भी हमारे आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये आज हम लोग इतना पढ़े हैं। अगली क्लास में हम लोग यूरोप की जो पृष्ठभूमि है, यूरोप का पुनर्जागरण है, उसे पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। और ये जो टॉपिक है मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। फिर आगे की क्लास में हम इसके आगे का और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और उसको समझेंगे।